हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल में जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया। हम लोग ने स्टार्ट किया था ऑलरेडी। उसके ऊपर हम लोग ने भाई पूरा डिस्कशन कर लिया था। हम लोग ने रुदरफोर्ड मॉडल, हम लोग ने उसका ड्रॉबैक्स, हम लोग ने फिर तुम्हारा बोर का पोस्टुलेट्स, ये सारी चीजें हम लोग ने डिस्कस कर ली थी। हाँ, बस हम लोग ने रेडियस, ये सब एनर्जी, ये सब का जो डेरिवेशन वाला पार्ट है वो हम लोग ने डिस्कस नहीं किया था। तो आज हम लोग वही सब चीजें देखेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद अ टॉपिक दैट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द रुदरफोर्ड, भाई कितना रेडियस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट रेडियस, वो चीज हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, कंसीडर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग around nucleus, अब न्यूक्लियस के पास चार्ज कितना होगा? दैट इज Ze, और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होगा? दैट इज E, है ना? ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और ये Ze चार्ज न्यूक्लियस का है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर भाई कितने प्रोटॉन होंगे? दैट इज द एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना उसका प्रोटॉन, और एक प्रोटॉन का कितना चार्ज? E। यस और नो? लाइक ऐसा कुछ होगा ना, यहां पे एक E तुम्हारा, एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा और न्यूक्लियस में कितना होंगे? दैट इज Ze, और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना? तो अगर हम लोग देखने जाएं तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आ रहा है? यस और नो? भाई इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर हो जाएगा उसके सेंट्रीपिटल फोर्स से। हमको पता है ना भाई, कहीं पे भी अगर सर्कुलर मोशन होता है, कहीं पे भी अगर सर्कुलर मोशन होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर रहेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रहेगा, बराबर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या ही होता है? दैट इज 1/4πε0, है ना? तुम्हारा Q1 Q2 बोले तो चार्ज 1 चार्ज 2, तो Q1 कितना है? दैट इज Ze, और Q2 कितना है? दैट इज E डिवाइड बाय R का स्क्वायर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, तो दैट इज mv²/r। mv²/r है ना? और ये किसका मास है? ये मास है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन का। ओके, याद रखना किसका मास है? ये इलेक्ट्रॉन का मास है। यहां से देखो, अगर ध्यान देंगे तो एक रेडियस कट जाएगा, बराबर। मान लो कि यहां से मेरे को रेडियस निकालना है, मान लो ऐसे कि रेडियस अपने को यहां से निकालना है, तो यहां से रेडियस निकालना है तो इसको इधर लेके आओ, बाकी सबको इस तरफ लेके आओ, तो क्या मिलेगा? देयरफॉर अगर यहां से रेडियस कैलकुलेट करना है तो देयरफॉर R इज इक्वल्स टू, यहां से क्या हो जाएगा? R इज इक्वल्स टू, ये बाकी सब उधर चला जाएगा, तो दैट इज ZEE। उसको हम लोग E का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करता हूं कि उसको ZEE रखो, क्योंकि उसको पढ़ने में इजी होता है। दैट इज Z, तो Z पढ़ने में आसान होता है, इसलिए मैं उसको ZEE लिखते हैं। ओके, दैट इज E इज नथिंग बट अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, हाँ ना? तो ये यहां से ये यहां चला जाएगा तो मास डिवाइड हो जाएगा, तो दैट इज 4πε0, दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू V का स्क्वायर। तो यहां पे कहीं ना कहीं अब मेरे को V ढूंढना पड़ेगा, तो V ढूंढने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं तुम्हारा बोर का सेकंड पोस्टुलेट, दैट इज एंगुलर मोमेंटम। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द बोर सेकंड पोस्टुलेट्स, क्या हम लोग लिख सकते हैं? L इज इक्वल्स टू NH/2π। भाई L किसके बराबर है? L बराबर है NH/2π के। ऑल्सो हम लोग ने L का एक और फॉर्मूला पढ़ा था, अगर तुमको याद होगा, रोटेशनल डायनेमिक्स, दैट इज mvr। तो L किसके बराबर होता है? L बराबर होता है mvr के, है ना? L किसके बराबर होता है? L बराबर होता है mvr के, हाँ है ना? अब यहां से जरा V की वैल्यू ढूंढो, V की वैल्यू क्या मिलेगी? तो यहां से V की वैल्यू मिलेगी, ये नीचे आ जाएगा, दैट इज NH/2π
यहां पे क्या हो जाएगा, ये m और r नीचे आ जाएगा, तो m और r नीचे आ गया, हाँ या ना। अपने यहां को v स्क्वायर चाहिए तो इसको स्क्वायर कर दो, तो क्या मिलेगा, दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर बराबर। अपने को यहां पे 1 बाय v पुट करना है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देना पुट करते टाइम, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर ये v यहां पे पुट करना, बस ये रेसिप्रोकल में पुट करोगे ना, तो जो भी पुट करोगे वो 1 बाय पुट हो जाएगा, तो दैट इज r इज इक्वल्स टू जेड ई डिवाइड बाय तुम्हारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ई, हाँ या ना। एम ई मल्टीप्लाई नहीं है, ये एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम ई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो मास इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो एम ई है। अब देखो जरा v का वैल्यू पुट करो, तो उल्टा करके पुट करना है, तो ये नीचे आ जाएगा, दैट इज एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ऊपर चला जाएगा तुम्हारा दैट इज 4 पाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर आर का स्क्वायर, हाँ या ना। तो क्या होगा देखो जरा, जो भी कट रहा है काट दो, तो 4 से 4 कट रहा है, पाई से एक पाई कट रहा है, एक एम से एक एम कट रहा है, हाँ या ना। एक आर से एक आर कट रहा है, जो भी बचा, अब आर निकालना है, सबको उस तरफ भेज दो, तो सबको उस तरफ भेज दोगे तो क्या मिलेगा, सारा चीज ऊपर चला जाएगा, तो देखो क्या है, दैट इज ये हो गया तुम्हारा एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय, ये सारा नीचे आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा देखो जरा, जेड ई स्क्वायर, है ना, और यहां पे क्या है पाई, और साथ में क्या है एम, तो इतना रेडियस है ये, इतना रेडियस। ओके, दिस इज द रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो उस रेडियस का जो वैल्यू होगा वो इतना होगा, दैट इज r इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय जेड ई स्क्वायर पाई एम ई। अब यहां पे अगर तुम ध्यान से देखने जाओगे ना, तो सारा चीज तो नोन है। h is a Planck constant which is known to you, epsilon is the permittivity of free space which is known to you, z is nothing but क्या बोलते हैं तुम्हारा एटम, तो विच इज नोन टू यू, भाई कौन सा एटम, अगर हाइड्रोजन है तो 1, हीलियम है तो 2, लिथियम है तो 3, यस और नो, नोन टू यू। E is nothing but a charge of electron which is known to you, pi is nothing but a by 3.1 which is known to you, me is nothing but a mass of electron which is known to you 9.1 into 10 raised to minus 31 kg। तो सारा चीज नोन है, अगर सारा चीज हम लोग पुट करें, और मान लो कि ये सारे चीज को एक कांस्टेंट पकड़ लेता हूं, लेट्स से a हियर, सारा जो भी कांस्टेंट है उसको a पकड़ लो, तो h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय ई स्क्वायर पाई एम ई, इसको एक कांस्टेंट a पकड़ लेते हैं, क्या पकड़ लेते हैं, a पकड़ लेते हैं। तो अगर इसको a पकड़ लिया, तो यहां पे जब वैल्यू पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, r इज इक्वल्स टू a, क्या बचा, एन स्क्वायर बाय जेड, वेयर a इज, अगर मैं a का वैल्यू कैलकुलेट करने जाऊं तो a का वैल्यू 0.4 समथिंग कुछ होता है, 0.477, a का वैल्यू होता है 0.477 नैनोमीटर। तो ये वैल्यू यहां पे रख देना, दैट इज 0.4, हाँ 0.4 है ये। पॉइंट 477 नैनोमीटर, ओके, तो 0.477 नैनोमीटर रख देना। एन तुम्हारा ये हो जाएगा ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट, दैट इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन इज नथिंग बट योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है, तो यहाँ पे पुट कर दो। जेड तुम्हारा हाइड्रोजन के लिए है, तो हाइड्रोजन के लिए Z1 हो जाएगा, हीलियम के लिए Z2 हो जाएगा, हमको पता है ये चीज, ये सुनो। तो हम लोग कोई भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं, हम लोग कोई भी ऑर्बिट का हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें फॉर हाइड्रोजन, अगर हम लोग मान लो हाइड्रोजन के लिए अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं, तो हाइड्रोजन के लिए क्या मिलेगा देखो जरा, सिंपली अगर मैं हाइड्रोजन के लिए डिस्कस करना चाहूं तो हाइड्रोजन के लिए क्या मिलेगा, फॉर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के लिए क्या ही मिलेगा, फॉर हाइड्रोजन Z का वैल्यू क्या हो जाएगा, Z का वैल्यू हो जाएगा 1, हाँ या ना, Z का वैल्यू विल बी 1। अब Z का वैल्यू 1 हो गया, मान लो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, फॉर फर्स्ट ऑर्बिट,
तो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, दैट इज 1। तो अगर ये वाले फॉर्मूले में हम लोग z का वैल्यू और n का वैल्यू अगर 1 1 डालें तो क्या मिलेगा, दैट इज R1 इज इक्वल्स टू 0.477 नैनोमीटर। मतलब दिस इज द स्मॉलेस्ट ऑर्बिट वी हैव। हाइड्रोजन सबसे छोटा है और उस हाइड्रोजन का सबसे छोटा जो पहला ऑर्बिट है, उस पहले ऑर्बिट का जो रेडियस होगा वो बराबर होगा किसके बराबर होगा, 0.477 मीटर के बराबर होगा। अगर सेकंड के लिए पुट करना है तो सेकंड के लिए n इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, थर्ड के लिए n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। यस और नो? बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही एवरीवन? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये कहानी कहीं ना कहीं कांस्टेंट है, ये तो ए कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग ने ये पूरा जो टर्म है, ये पूरे टर्म को हम लोग ने कंसीडर कर लिया एज ए। ये पूरे टर्म को हम लोग ने क्या कंसीडर कर लिया, एज ए कंसीडर कर लिया। क्लियर? बात समझ आ गई एवरीवन? हाँ या ना? ओके चलो। अब मान लो कि अगर कोई तुमको बोल दे कि भाई वेलोसिटी कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करो, वेलोसिटी। तो velocity of electron revolving in the orbit। तो वेलोसिटी निकालना है, सेम कहानी। ये इक्वेशन तुमने लिया था, यहां से वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल दो भाई। यहां से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या मिलेगा, दैट इज v स्क्वायर। ये m यहां पे डिवाइड में आ जाएगा, है ना? और r ऑलरेडी अपन ने फाइंड किया है, तो यहां पे r पुट करो, यू विल गेट द आंसर। या फिर तुम यहां पे भी यूज कर सकते हो, ऑलरेडी तुमको v पता है, v यहां से लेके r का वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो यहां पे भी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं। तुम यहां पे पुट करोगे तो भी सेम मिलेगा, यहां पे पुट करोगे तो भी सेम मिलेगा, कहीं पे पुट करो। अगर यहां पे पुट करके देखना है तो यहां पे पुट करके देखते हैं, तो क्या मिलेगा, दैट इज v इज इक्वल्स टू, हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज v इज इक्वल्स टू nh बाय 2 पाई m इंटू r। यही फॉर्मूला है, देखो जरा, दैट इज nh बाय 2 पाई m इंटू r। अब r का फॉर्मूला अपने को यहां पे पता है, दैट इज n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय ze का स्क्वायर पाई इंटू me। तो पुट कर दो यहां पे r का वैल्यू, डिनोमिनेटर में पुट करो। मतलब जब तुम पुट करोगे तो उसको रेसिप्रोकल पुट करना, तो nh बाय 2 पाई इंटू me हो गया। अब r पुट करो, तो r को उल्टा करके पुट करना, उल्टा करके पुट करना मतलब जो भी न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट नीचे आ गया, और जो भी नीचे वाला टर्म है दैट इज z स्क्वायर पाई me, तो वो ऊपर चला जाएगा, दैट इज z स्क्वायर पाई me। तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, मेरे ख्याल से me गेट कैंसल, जो कैंसल हो रहा है देखो उड़ा दो, पाई पाई गेट कैंसल, एक n एक h गेट कैंसल, और कुछ कैंसल हो रहा है क्या, नहीं कैंसल हो रहा है। तो देखो क्या बचेगा, दैट इज v इज इक्वल्स टू, ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है ze का स्क्वायर इंटू me, है ना? नहीं, me कैंसल हो रहा है, तो ऊपर खाली ze का स्क्वायर बच रहा है, नीचे क्या बच रहा है, nh एप्सिलॉन नॉट। तो nh एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया मेरा vn का फॉर्मूला। अब तुम लोग को जिस ऑर्बिट का निकालना है, फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है तो n के जगह 1 रखो, सेकंड ऑर्बिट का निकालना है तो n के जगह 2 रखो, थर्ड ऑर्बिट का निकालना है तो n के जगह 3 रखो। z तुम्हारा एटॉमिक नंबर है भाई, अगर तुमको हाइड्रोजन का निकालना है तो 1 रखो, अगर तुमको हीलियम का निकालना है तो 2 रखो, जितना निकालना है। ओके, बात सुना रहा है? ये तुम्हारा vn का फॉर्मूला हो गया, दैट इज z स्क्वायर डिवाइड बाय nh एप्सिलॉन नॉट। 2 भी बचेगा, यस 2 भी बचेगा, यहां पे 2 है ना, तो 2 भी यहां पे बचेगा। ओके, तो दैट इज z स्क्वायर 2 nh एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये मेरा वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। क्लियर? बात में आ गई एवरीवन? तो हमारे पास 2 फॉर्मूला रेडी हो गया, एक फॉर्मूला हमारे पास रेडियस का रेडी हो गया, एक फॉर्मूला हमारे पास वेलोसिटी का रेडी हो गया। ओके चलो, अब बात करते हैं एनर्जी की। तो अगर हम लोग देखने जाए तो यहां पे दोनों एनर्जी रहेगी, सिंस इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग, तो रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दोनों चीज यहां पे होगा, तो दोनों चीज अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, बाद में अपन टोटल निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं सबसे पहला। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
revolving in the orbit. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, है ना? तो वी स्क्वायर अपन ने अभी निकाला भाई, वेलोसिटी अपन ने अभी निकाला। वेलोसिटी क्या होता है? दैट इज जेड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 NH एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पे वेलोसिटी पुट कर दो, देखो क्या मिलेगा? दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम, पुट कर दो, दैट इज जेड का स्क्वायर डिवाइड बाय NH एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, और साथ में 2 भी रहेगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा देखो जरा, दिस बिकम हाफ एम, ये क्या हो जाएगा? दैट इज जेड का स्क्वायर ई रेज टू 4, नीचे क्या हो जाएगा? दैट इज 4 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। हाँ या ना? ये आ गया मेरा काइनेटिक एनर्जी। तो इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज करूं तो 2 इंटू 4 दैट इज 8, तो ये हो जाएगा तुम्हारा जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 m ई क्यों डाल रहा हूं बार बार? क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो, और नीचे हो जाएगा 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। क्या हो गया? इतना काइनेटिक एनर्जी है उसके पास, इतना काइनेटिक एनर्जी है। अब व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग ने पढ़ा हुआ है। तो काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा साइड करते हैं, फिर पोटेंशियल एनर्जी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा देखो जरा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है, दैट इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो Q1 क्या हो जाएगा? E, और Q2 क्या हो जाएगा? ZD, मतलब इलेक्ट्रॉन इंटू प्रोटॉन, और यहां पे हो जाएगा R स्क्वायर। तो यहां पे देखने जाओ तो क्या हो सकता है? न्यूमिनेटर में हो जाएगा ZD का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब 1/R है, तो 1/R का वैल्यू हमको पता है, यहां पे अपने को रेडियस का वैल्यू पता है ना, बस इसका स्क्वायर करना है और इसको उल्टा पुट कर देना। तो उसको स्क्वायर करके उल्टा पुट कर देना, देखो क्या मिलेगा? तो स्क्वायर करके रिवर्स करना है, इसको रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि R डिनोमिनेटर में है ना, अगर हम देखने जाए तो R डिनोमिनेटर में, तो इसको रेसिप्रोकल करके पुट करना है। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो Z ई रेज टू 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मिलेगा मेरे को? Z का स्क्वायर, आया ना? बराबर बात समझ में आ रहा है? Z का स्क्वायर हो जाएगा, Z का स्क्वायर ई रेज टू क्या हो जाएगा? 4, तो ई रेज टू 4 कर दो, ई रेज टू 4 पाई स्क्वायर एम ई का स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर एम ई का स्क्वायर, तो यहां पे आ जाएगा पाई का स्क्वायर एम ई का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा देखो जरा, ये नीचे आ जाएगा, तो दैट इज n रेज टू 4 h रेज टू 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, तो दैट इज n रेज टू 4 h रेज टू 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। बराबर? तो क्या होगा देखो जरा, कट वट के कुछ आएगा? हाँ, यहां पे गलती कर रहे, पाई स्क्वायर नहीं होता। बराबर, पाई स्क्वायर नहीं, फोर्स में स्क्वायर होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय सिर्फ R होता है, सिर्फ R। तो यहां पे ये हट जाएगा और ये हट के तुम्हारा स्क्वायर हो जाएगा, ये हट 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 जाएगा। तो यहाँ पे खाली स्क्वायर होगा, यहाँ पे खाली स्क्वायर होगा, यहाँ पे खाली स्क्वायर होगा, बस। अब देखो, खाली ये याद रखना 1/R होता है, 1/R स्क्वायर नहीं होता। ओके, पोटेंशियल एनर्जी अगर तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R, नॉट R स्क्वायर। मैंने गलती से R स्क्वायर लिख दिया, वो सिर्फ R होता है, तो सिर्फ रेसिप्रोकल करके पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा देखो जरा, पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, हाँ या ना? क्या मिलेगा देखो जरा, ऊपर Z, तो दैट बिकम Z स्क्वायर ई रेज टू 4 इंटू एम ई डिवाइड बाय 4। यहां पे देखो क्या हो जाएगा, दैट इज n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी। तो ये मेरे पास आ गया पोटेंशियल एनर्जी।
अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस होता है, अगर तुमको पता होगा, यस और नो, पोटेंशियल एनर्जी माइनस होता है, यस और नो, बाउंड होता है ना वो न्यूक्लियस के साथ, वो बाउंड होता है। अब काइनेटिक एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया, तो मैं बोल सकता हूं टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी दैट इज E इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हाँ या ना। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, देखो जरा। तो अगर हम लोग यहां पे देखने जाए तो काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड कर दो, तो काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड कर देंगे, क्या मिलेगा, तो टोटल एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी क्या ही है, काइनेटिक एनर्जी है दैट इज Z स्क्वायर E रेज़ टू 4 me, सेम देखो ना, डिक्टो सेम है, एवरीथिंग सेम, सारा चीज सेम है। अगर सारा चीज में ध्यान दूं तो यहां पे है 1/4, वहां 1/8 और यहां पे है 1/4, तो 1/8 माइनस 1/4 करेंगे दैट इज 1/8, तो माइनस 1/8 आ जाएगा यहां पे, मतलब सारी कहानी सेम होगी। तो दैट इज Z स्क्वायर E रेज़ टू 4 me डिवाइड बाय 4n स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, इतनी एनर्जी आ जाएगी। अब अगेन भाई इसके अंदर सारा का सारा चीज क्या है, अगर तुम ध्यान दो तो सारा का सारा चीज तुम्हारे पास यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर सारा का सारा वैल्यू पुट कर दोगे सिवाय n और z को छोड़ के, क्योंकि z भी एटम है, एटम के साथ चेंज होगा, और n तुम्हारा ऑर्बिट के साथ चेंज होगा, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं En बोल रहे हैं इसको, तो En बराबर हो जाएगा -13.6 डिवाइड बाय क्या बचेगा, z डिवाइड बाय n स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है ये EV में है, किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके, मतलब अगर किसी शेल के पास कितनी एनर्जी है, अगर मुझे ढूंढना है कि भाई इस शेल के पास कितनी एनर्जी है, तो इतनी एनर्जी उसके पास रहेगी, दैट इज -13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर EV। बात समझ आ रहा है एवरीवन, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके पास रहेगा, दैट इज En इज इक्वल्स टू -13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर EV। क्लियर, ये -13.6 कहां आया, पूरा जो भी तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है ना, वो सब सॉल्व करके बाद में उसको ईवी में कन्वर्ट करके डायरेक्टली ये वैल्यू आ गया। तो तुमको डायरेक्टली ये वैल्यू याद रखना, याद रखो, थोड़ा ढंग से लिख देता हूं चाहिए तो, क्योंकि इंपॉर्टेंट वैल्यू है, दैट इज En शुड बी इक्वल्स टू -13.6 Z स्क्वायर बाय n का स्क्वायर। किसमें है ये वैल्यू, ये वैल्यू है ईवी में, किसमें है, ईवी में वैल्यू है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ये जूल में नहीं है, याद रखना, ये जूल में नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। क्लियर। अब मान लो कि अगर तुमको फर्स्ट शेल का निकालना है, तो फॉर हाइड्रोजन फर्स्ट शेल, तो फॉर हाइड्रोजन अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन का जो फर्स्ट शेल होगा, तो फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी होगी, तो दैट इज E1, हाइड्रोजन बोला तो Z इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो E1 n का वैल्यू 1, n का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो -13.6 EV। वही अगर सेकंड वैल्यू पुट करूं E2, तो E2 कितना हो जाएगा भाई, E2 बोले तो यहां पे 2 हो जाएगा, 2 4 ना, 13/4 मतलब 3.4 समथिंग आएगा, -3.4 EV। वही अगर थर्ड शेल का देखने जाए E3, तो माइनस कितना हो जाएगा, 13.3 E3, 9 से डिवाइड कर दो, लगभग कितना 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट कितना आएगा लगभग, अगर देखने जाए तो हम लोग 1.51 आएगा, तो 1.51 EV। ऐसे हम लोग जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं, और जिस ऑर्बिट का चाहे उस ऑर्बिट का निकाल सकते हैं, जिस एटम का चाहे उस एटम का निकाल सकते हैं। ओके, इसका मतलब यह है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो इतने एनर्जी से बाउंड है। ओके, मतलब ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इतने एनर्जी से बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है, वो बंधा हुआ है उस न्यूक्लियस से। तो अगर मुझको उस न्यूक्लियस से आजाद करना है तो मेरे को इतना एनर्जी देना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ प्लस। बस हमारा, तो ये तो टोटल एनर्जी है ना, तो टोटल एनर्जी को जब तुमको उस इलेक्ट्रॉन को अगर आजाद करना है तो इसका ही प्लस एनर्जी देना पड़ेगा, यस और नो, एंड दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। केमिस्ट्री में कहीं कहीं तुम लोग पढ़ा होगा, जिसको हम लोग बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं, यस और नो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दैन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम दैट ऑर्बिट, उस ऑर्बिट से अलग होने के लिए। तो वो बंधा कितनी एनर्जी से है, -13.6 से, तो उसको आजाद होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए,
+13.6, यस और नो, तो वो आजाद हो जाएगा। एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर हम लोग उसको एक और चीज बोलते हैं, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। ओके, तो हम लोग यहां पर डिफाइन कर सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी, या फिर इसको ही हम लोग बोलते हैं दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी required, the amount of energy required for electron, the amount of energy required for an electron to escape from the orbit of the atom is called बाइंडिंग एनर्जी, या फिर बाइंडिंग एनर्जी बोल लो, या फिर तुम उसको ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर तुम उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दो। क्लियर बात समझ आ रहा है? मतलब वो एक्चुअल में बंधा हुआ किससे है, अगर हम देखने जाएं तो वो बंधा हुआ है दैट इज -13.6 EV से। तो अगर इतने से वो बंधा हुआ है तो उसको अगर मेरे को अलग करना है तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी विल बी दैट इज +13.6 EV। बात समझ आ रहा है? कितना हो जाएगा, +13, मतलब जैसे ही मैं उसको +13.6 EV दूंगा द आंसर विल बी 0। मतलब वो आजाद है भाई, अब वो किसी एनर्जी से बंधा हुआ नहीं है। अब उसको कहीं जाना है तो जाए, नहीं जाना है तो मत जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर बात समझ में आ गया एवरीवन? कहानी समझ में आया सबको? रेडियस की कहानी समझ में आई? अब देखो रेडियस को याद करने के लिए ना थोड़ा बहुत एक तरीका है, याद कर सकते हो, दैट इज इसको लिख सकते हो ना, इसको ऐसे लिख सकते हो h² n² और e, तो इसको हेन पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो? हेन पढ़ सकते हो। अगर थोड़ा सा इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज h² ε0 n²। तो इसको हम लोग हेन पढ़ते हैं। ओके, हेन का स्क्वायर पढ़ सकते हैं। और नीचे क्या हो जाएगा, दैट इज ZE का स्क्वायर, या फिर z पाई me, यस और नो। सेम वेलोसिटीज के साथ भी अगर तुम देखने जाओ तो वेलोसिटी को भी उसको उस तरह याद कर सकते हो। जैसे अगर डिनोमिनेटर में थोड़ा सा उसको रीअरेंज करो ना तो इसको तुम लोग हेन पढ़ सकते हो, दैट इज 2 हेन h ε0 n। समझा? तो इसको कहीं ना कहीं तुम पढ़ सकते हो ऐसा। ओके, तो ZE डिवाइड बाय ZE का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हेन। हेन बोले तो h ε0 को e समझ लो, तो हेन n। ओके, तो ऐसे तुम याद कर सकते हो इसको। क्लियर? समझ में आया सबको? भाई रेडियस कैसे निकाला समझ में आया, वेलोसिटी कैसे निकाला समझ में आया, एनर्जी कैसे निकाला समझ में आया सबको पक्का? ओके, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, समझ में आया? चलो, तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। भाई क्या होता है इसका एटॉमिक स्पेक्ट्रम, और जो भी सीरीज है हमारे लाइमन, पेस्टियन, ये सारे सीरीज के बारे में हम लोग ने डिस्कशन करेंगे। और वहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे, दैट इज योर रेडबर्ग्स कांस्टेंट, या फिर रेडबर्ग्स इक्वेशन क्या होता है। ओके, वो चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर में वी विल एंड अप विद स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड कर देंगे। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई। ओके, क्लियर बात समझ आ गया एवरीवन? चलो, तो वीडियो यहां तक देखा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर लेना। ओके, क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मस्त से पढ़ाई करते रहो। ओके, किसी को परेशान नहीं करना है क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है, तो पढ़ाई करना चालू कर दो। ओके, चलो, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।